भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपको पता है, चुनाव घोषणा पत्र की हम बात करें या उससे हटकर भी हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने बरसठ विधानसभा क्षेत्र में पहले भी बहुत विकास किया है और आने वाले समय में भी जो भी बरसठ विधानसभा क्षेत्र के काम होंगे वो प्राथमिकता के तौर पे होंगे। हमारे यहाँ कई काम रुके हुए हैं, उन कामों को भी पार्टी पूरा करेगी। और जैसा आपने कहा, शिक्षा नीति या बेरोजगारी, शिक्षा नीति की जहां तक बात है, कांग्रेस सरकार ने हिंदुस्तान में राज किया, लेकिन शिक्षा नीति में जो परिवर्तन होना चाहिए था वो परिवर्तन नहीं हुआ। हमें वही आज तक मुसलमानों का इतिहास पढ़ाया गया, हमें वही अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाया गया, हमारी संस्कृति को हमें बताया नहीं गया। लेकिन आपने देखा होगा जो शिक्षा नीति नई आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसमें कई अमूलचूल परिवर्तन है और आने वाले समय में वो धरातल पर आपको दिखेंगे। इसमें हो सकता है कोई प्रकार की कोई अड़चने हो, कोई कुछ हो सकता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ कोई चीज बन रही है, यहाँ के लोग विरोध करते हैं, यहाँ अड्डा ना बने, दूसरा कहते हैं वहां अड्डा बने, इस प्रकार की कुछ हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा काम किया है। चाहे बलदेव शर्मा जी की हम बात करें, इंद्रदत्त जी यहाँ से विधायक रहे, इन्होंने भी पूरी कोशिश की और आने वाले समय में हम सब मिलकर, चाहे लखनपाल जी की बात करें, बलदेव शर्मा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दोनों, ये मिलजुल कर जो भी यहाँ की समस्या है उनका समाधान जरूर करेंगे। 11 बसों के रूट बंद क्यों शिफ्ट कर दिए यहाँ से, जो पहले यहाँ से हमीरपुर से बाया उन्ना होकर बसें चलती थी चंडीगढ़ के लिए, वो उन्होंने बाया बिलासपुर के से होकर कर दी। अब उससे जो है ना तो विधायक को उसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया। जब हमने चर्चा की इसके बारे में मुख्यमंत्री से और परिवहन मंत्री से, तो वो उत्तर नहीं दे सके। मैंने उनको फिर कहा कि आप इसके रिव्यू करिए, और उन्होंने एमडी को बोल तो दिया, लेकिन आज फिर भी 6-7 महीने हो गए, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं है। तो हम किसके बात जाएंगे? मुख्यमंत्री को ही बोलेंगे, जनता हमसे सवाल करेगी तो मुख्यमंत्री की बात जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का एक जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो बिल्कुल ही जनता के खिलाफ रहा, और हमारे विधायकों के साथ भी उनका कोई तालमेल अच्छा नहीं रहा। कई बार मैंने उनसे कहा कि विधायक जो है वो नाराज हो रहे हैं, आप विधायकों की बात सुन लीजिए, और हमारे दिक्कत आ रही है, इलाकों में काम नहीं हो रहे। पानी की स्कीम थी हमारी पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए, 200 करोड़ रुपए की स्कीम बनी थी जयराम सरकार के समय। एनडीबी प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा आया सरकार के पास, और वो ब्याज से बढ़ी थी, लेकिन ब्याज में पानी की कमी होने की वजह से इस स्कीम को डाइवर्ट किया था यहाँ गोविंद सागर में, और वहां से उस पानी को उठाना था। उसका टेंडर भी हो गया, अवार्ड भी हो गया। उसके बाद लगभग जब हमने बात की थी, हमें ये आश्वासन दिया गया था विभाग के द्वारा और मंत्रालय के द्वारा कि ये स्कीम जो 1 साल में तैयार करके जो है जनता को समर्पित करें। लेकिन आज भी उस स्कीम में एक भी पत्थर नहीं लगा है। अब जनता को आज दिक्कत है, जो हमारे टेलैंड के एरिया जहाँ पे बड़ी भारी दिक्कत रहती है पानी की, वो लोग तो हमें तंग कर रहे हैं। आज भी डिमांड आती है कि हमें हैंडपंप लगाओ, पानी की समस्या है, टैंकर भेजो। अब अभी तो गर्मियां शुरू नहीं हुई, अब अगर आज ये हालात है तो आने वाले समय तो और भी खराब होगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सारे समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने कभी इसका जो है सकारात्मक जवाब नहीं दिया, बस हमेशा आगे से आगे टालते रहे। इससे हमारी नाराजगी और बढ़ती रही, और ये सारे कारण बने कि हमको जो है फिर भारतीय जनता पार्टी की शरण लेनी पड़ी कि जब ऐसे मुख्यमंत्री हमारी बात ही नहीं सुनते हैं तो फिर हम क्यों जो है इस सरकार में बने रहे। और यही नहीं, अभी जब मंत्रालय की जो कोई बात थी, आज मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं मैं हमीरपुर से मुख्यमंत्री आम घर से, हम भी तो आम घर से ही हैं, हम कौन से कोई राजे रजवाड़े, सारे ही आम घर से आए। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कहकर जो है वो एक सेंटिमेंटल तरीके से लोगों के बीच अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं हुआ। अगर वो हमीरपुर के से उनको इतना ज्यादा प्यार था तो आज हमीरपुर के 3 एमएलए उनसे अलग क्यों? कम से कम वो हमीरपुर के एमएलए को तो अपने साथ रखते। अगर उनकी कार्यदक्षता होती उनके अंदर तो हमीरपुर के एमएलए उनसे बिछड़ देने चाहिए थे। आज 3 एमएलए जो है हमीरपुर के उनसे बाहर चले गए। आप बोलते मैं जिला हमीरपुर का मुख्यमंत्री हूँ, आपने शिमला जिला को सारा प्रतिनिधित्व दे दिया। लोकसभा संसदीय क्षेत्र शिमला में आपने 6 मंत्री बना दिए, आपने ओएसडी वहां से कैबिनेट रैंक पे 2 बना दिए, एक आपने कैबिनेट रैंक नंदलाल जी को देकर उनको वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया। तो क्या हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर और कांगड़ा के लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग एक संतुलित मंत्री परिषद बनाते, जो भी आपने विभाग दे रहे हैं उसको ढंग से देते। हर कारण में उन्होंने जो है मतलब नासमझी दिखाई, जिससे विधायकों के बीच में परेशानी हुई और नाराजगी हुई। तो ये वजह थी बहुत बड़ी।
दूसरे जब राज्यसभा के चुनाव थे, एक ऐसे व्यक्ति को जो है राज्यसभा चुनाव के समय में प्रत्याशी बनाया गया, जो कि हमारे देश के आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की अयोध्या में, उसके खिलाफ उन्होंने टिप्पणियां करी। 26-30 साल के बीच जो हलफनामा दायर करते रहे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि राम का अस्तित्व नहीं है, भगवान राम के अस्तित्व को उन्होंने चैलेंज किया। और फिर जितने हमारे प्रदेश की पॉलिसीज होती है, स्टेट की जो पॉलिसी होती है, उनके खिलाफ वो सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ते हैं। फिर जो व्यक्ति प्रदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ता हो और जो देश का जो एक आस्था है भगवान राम के प्रति, उसके प्रति जब इस प्रकार टिप्पणी करता है तो उसको कैसे चुन सकते थे हम राज्यसभा के लिए। इसलिए हमने विचार किया, विमर्श किया और हमने उनके खिलाफ वोट किया, और वोट भी हमने दिखा के डाला, कोई चोरी छुपे से थोड़ा डाला। और उससे अगले दिन ही हमें पार्टी से जो है विधानसभा से बर्खास्त कर दिया तो हम सड़क पर थे तो भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया हमें यहाँ से विधानसभा से इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी शीर्ष नेतृत्व का, और यहाँ पर जितने भी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं और मंडल की टीम है, हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, माननीय प्रिंसिपल घुमन जी से भी मैं व्यक्तिगत तौर पर मिला, प्रदीप शर्मा जी से भी मैंने बात की, और अन्य जो भी जितने भी यहाँ पे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी से मैंने वार्तालाप की और सबको साथ चलने के लिए कहा। और जो मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 बार, उसको हमने फलीभूत करना है। तो मिलकर हम यहाँ सब लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए 400 करोड़ रुपए के काम तो नहीं हुए, ये मैंने कहा था कि 400 करोड़ रुपए की प्रस्तावना है, उसमें 130 करोड़ का तो हमारी स्कीम थी और 25-26 करोड़ रुपए का हमारा ये सिविल हॉस्पिटल है, और 16 करोड़ रुपए का हमारा जो ब्लॉक का जो बहुउद्देशीय भवन बन रहे हैं, और 16 करोड़ रुपए से ही हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बन रहे हैं, और इतना ही पैसा हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर PSC भुट्टा में बन रहे हैं। बस अड्डे के लिए 10-12 करोड़ रुपए लगना है, और 2 करोड़ रुपये भुट्टा के बस अड्डे के लिए लगना है। इस प्रकार के विभिन्न मदों में जो एक प्रस्तावना थी कि हमें लगभग 400 करोड़ रुपये की दरकार है सरकार से, और वो पैसा हमें चाहिए था, लेकिन सरकार के पास बजट ना होने की वजह से सारी की सारी स्कीमें कटाई में लटक गई। और ये भी इसके साथ ही जैसे और भी कई चीजें थी हमारी, देखिए आज श्रम कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया। श्रम कल्याण बोर्ड को भंग करने से कितना नुकसान हुआ। जिन बेटियों ने अपनी शादी के लिए आवेदन किए हुए थे, जिसमें 51,000 रुपये मिलता है एक बच्ची की शादी के लिए, और 1.5 लाख रुपये से मेडिकल क्लेम मिलता है, इलाज अगर कोई बीमार हो जाए गंभीर घर में, उनके इलाज के लिए, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको 2 लाख रुपये क्लेम मिलता था, घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये मिलता था, और वो बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने सहारा योजना को बंद कर दिया, जो आज सहारा योजना से 3,000 रुपये मिलते थे आदरणीय जयराम ठाकुर जी के समय में। वो एक ऐसी योजना बनाई गई थी जिससे जो गरीब लोग हैं या असहाय लोग हैं, जो बिस्तर पे बीमार पड़े रहते थे, उनको एक सहारा दिया था सरकार ने। 3,000 रुपये पर मंथ उनको मिलता था, लेकिन आज वो पैसा मिलना बंद हो गया। आज वो परेशानी में है वो लोग। और जब भी हम गाँव में जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, तो वो हमसे बात करते हैं कि आज हमारा क्या होगा, हमें पैसा नहीं आ रहा इतने महीने से। एक वो फिर हिम केयर का जो सबसे बड़ा एक हेल्थ कार्ड जो बना है, उसके जो पैसे की जो देनदारियाँ हैं आज वो बंद है। आज हमारे जो सिटी हार्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पर दिल के रोगी जितने आते हैं उनके यहाँ इलाज किया जाता है। एकमात्र हमारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हो या आसपास के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हो या मंडी के साथ बड़ा इलाका हो, उन सबके पेशेंट यहाँ पर आते हैं। और कई बार रात को या दोपहर को हमें फोन आ जाता है मरीजों के अटेंडेंट जो जानने वाले होते हैं कि हमारे यहाँ पेशेंट का कार्ड नहीं चल रहा है। इन डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा 9.5 करोड़ रुपये तो हमारे देनदारी है सरकार की तरफ से। जब तक सरकार पैसा नहीं दोगी तो कैसे इलाज होगा लोगों का। तो ये और PGI में वो कार्ड नहीं चल रहा है। हमारे इवन की हमारे हिमाचल के जो हॉस्पिटल है उनमें नहीं चल रहा है। तो हर जगह जो पैसा देने को है 300-350 करोड़ रुपए की देनदारी है सरकार की। जो ये समाज से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं जिनको चलाया जाना अत्यंत आवश्यक था, और इसकी तरफ सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। तो ये भी तो लोगों के बीच नाराजगी है, लोग तो हमें पूछते ना। और दूसरा, इस तरह की कई और भी जो विभिन्न स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भंग कर दिया, ठीक है, वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, अपने दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। गणना मूल्य के आधार पर आपने
कहा था कि हम नीति बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, तब अब कर्नाटक में हर पहले नौकरी नहीं मिली, 14 महीने हो गए। उसके बाद आउटसोर्स के ऊपर जो बहुत लड़ाई लड़ी थी पिछली सरकार के समय में, आज उनका क्या है, आते ही मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स पे नर्सेज लगी हुई थी, डाटा ऑपरेटर लगे हुए थे, वार्ड बॉय लगे हुए थे, सारे के सारे निकाल के बाहर कर दिए। हमारे यहाँ आईपीएच विभाग में ही 45 लोग जो आउटसोर्स जो लगे हुए थे, वाटर गार्ड लगे हुए थे, कोई पंप ऑपरेटर लगे हुए थे, सारे निकाल के बाहर कर दिए। तो आज सारी दिक्कत जो है ये इतनी ज्यादा हो गई है, जिसकी तरफ सरकार ने कभी योजना नहीं बनाई, कभी सोचा नहीं। पंचायती राज विभाग में एक टीए के पास 5 पंचायतें, एक ग्राम रोजगार सेवक के पास 5 पंचायतें, सेक्रेटरी हमारे पास 2 पंचायतों में बैठे हुए। तो अब हमारे जो मनरेगा के जो काम है कैसे चलेंगे? सरकार से इसके बारे में चर्चा की, हमने कहा नौकरियां भरो। आपने जनता से वादा किया हुआ है कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। अगर इसकी तरफ आप पहले से विस्तार ढंग से सोचते तो आप ये नौकरियां भर सकते थे। और आज भी 70 से 75 हजार नौकरियां तो सरकारी कार्यालय में खाली पड़ी है, लेकिन सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये सारी नाराजगियां थी जिसकी वजह से हमें ये सब कदम उठाना है।